Hello student, I am Nisha Parshasalvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic which is photosynthetic organelle and pigments, right? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी कि कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो एक फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन है वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन हमने उसको एक वन स्टेप में जो कंक्लूड किया है, या हम कह सकते हैं कि जो हमने उसको प्रदर्शित किया है, किस किस का कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, किस साइंटिस्ट ने कैसा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया कि भाई CO2 क्यों इम्पॉर्टेंट है, H2O से हमें O2 मिलती है, बाय प्रोडक्ट क्या है, कैसे हमें स्टार्च मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले कर ली। आज जो हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनेली है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन होती है वो क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हमें इन द सेंस प्लांट को और पिगमेंट कैसे कैसे अपना रोल अदा करते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों जैसे कि हमने बोला कि ये हमारा क्या है, ट्री है, राइट? ये हमारा एक ट्री है और ये हमारे सन चाचू है, राइट? ये लीफ है। अब इस लीफ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, इसमें होती है बहुत सारी मीजोफिल्स। क्या प्रेजेंट होती है? मीजोफिल। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ है ना? फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हमने सारी चीजें देख ली है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सो यदि किसी को अभी भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस पे जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस पे आएंगे। इज दैट क्लियर, राइट? आ जाओ अपन मीजोफिल की बात कर ले। ये हमारी लीफ है, राइट? वी हैव मैनी मीजोफिल सेल्स इनसाइड द लीफ। यदि मैं एक मीजोफिल की बात करूं, राइट, एक मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है हम वो देख रहे हैं मैग्नीफाई करके। तो हमारे पास बच्चों जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑटो यानी स्वयं बनाना, ट्रॉफ यानी अपना भोजन, ठीक है? अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हैं कौन? हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है? पाइरूवेट। क्या बनता है? पाइरूवेट, राइट? अब ये जो पाइरूवेट है बच्चों ये कहाँ जाएगा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। याद करो कौन सा है भैया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली? किसके बारे में हमने बात करी थी? हाँ जी, किसके बारे में हमने बात करी थी? दिस इज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता तो माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर चलता है क्रैब साइकिल। क्या चलता है? क्रैब साइकिल। और यहाँ पर चलता है अपना ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे हम क्या करते हैं? ये पाइरूवेट यहाँ जाएगा, राइट? यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए होती है, तभी तो हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलती है? ATP मिलता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, याद है? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें ATP मिला और साथ ही साथ क्या रिलीज किया इन्होंने? CO2 रिलीज करा। अब प्लांट क्या है? याद करो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया इन प्रीवियस वीडियो तो हमने क्या बोला? CO2 एक फॉल एयर है। तो प्लांट हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, इस फॉल एयर को ये बाहर नहीं आने देते। ये क्या करते हैं? इस फॉल एयर का किसके अंदर? हमारे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो हमारे पास नहीं होता वो किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये CO2 के साथ और H2O के साथ यदि हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास आ जाएगा C6H12 O6 प्लस O2 एंड प्लस H2O। अभी मैं रिएक्शन को बैलेंस करने का काम नहीं कर रही हूँ, राइट? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। बस हमने क्या देखनी है कि CO2 के साथ ये जो CO2 है उसके साथ H2O रिएक्ट करता है और वो अपने भोजन जो बनाना चाहते हैं प्लांट वो बना लेते हैं। साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट निकलता है O2, ठीक है? अब इस O2 का क्या होगा? देखो कुछ O2 तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं, हम इन द सेंस से प्लांट, ठीक है? अभी जब भी मैं हम बोलूँ तो आप समझ जाना मैं प्लांट की रेफरेंस में बात कर रही हूँ, ठीक है? O2 यूज कर लेता है थोड़ा यहाँ पर, और जो O2 बची रहती है वो कहाँ जाता है? हाँ जी भाई, लीफ के पास क्या होता है? एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा। ये O2 कहाँ जाएगी? स्टोमेटा से बाहर।
इस वाली CO2 को तो ये यूज ले रही हैं, लेकिन इनको इतना सारा रिएक्शन करना होता है, इतनी सारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करनी होती है, तो बाहर से जो हम CO2 भेजते हैं वो भी ये यूज कर लेते हैं। लेकिन कोई ये एक जो अपवाद, जो एक मिथ्या है कि भाई पेड़ पे भूत रहते हैं इसलिए रात को हमें उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, राइट? तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, पेड़ों के ऊपर कोई भूत नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, जहाँ पर फोटोन जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। अब रात में सन चाचू तो होंगे ही नहीं, है ना? रात में सन चाचू होंगे नहीं, फिर क्या होगा? फिर कौन आ जाता है रात को? हमारे मून मामू आ जाते हैं, राइट? अब मून मामू की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या करेंगे? ये जो है CO2 को बाहर निकालेंगे और O2 को अंदर ग्रहण करेंगे। यही एक रीजन है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, कोई भूत नहीं होता। ओके, डन। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है। अब क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ओके, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमें कलर चाहिए अच्छे अच्छे। हाँ, किससे बनाएं? ठीक है, इससे बना लें। आ जाओ। अरे राइट, अब देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम बहुत टाइम से बनाते हुए आते हैं, तो इतना इजी रहता है ये स्ट्रक्चर बनाना। बस कहानी अभी हमने क्या सीखनी है कि कैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, बस इतनी सी चीज अभी हमने सीखनी है, बाकी चीजें हमें ऑलरेडी आती है। हाँ या ना? चलो, अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है? क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या है इसका? आउटर मेम्ब्रेन, राइट? ये कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है? ये दोनों वाला भाग कहलाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी। ये कहलाता है हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट? अब देखो बच्चों, बाहर वाली लेयर, ठीक है, अंदर वाली लेयर। अब ये मेम्ब्रेन की जब भी बात होती है तो मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड बायलेयर से बना हुआ है। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये इस तरीके से है, ठीक है? ये इस तरीके से नहीं बनी हुई है, ये इस तरीके से नहीं बनी हुई है, ये जो पोर्शन है ये गलत है। एक्चुअल में ये कैसे बनी हुई है? इस तरीके से, राइट? ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसके इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? आ गई कहानी समझ में? ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? यहां पर कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल मेम्ब्रेन है तो एक सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन भी लिपिड बायलेयर की बनी हुई है और इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड बायलेयर की बनी हुई है। इज दैट क्लियर?
क्लियर? चले, अब ये जो आप दिख रहा है ये खाली जगह, ये जो खाली जगह दिख रही है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, राइट? मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा। और ये जो बीच में आपको कॉइन्स का ढेर जो दिख रहा है, बहुत सारे सिक्के दिख रहे हैं, ये कॉइन्स का ढेर क्या है? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, 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 बहुत सारी सिक्कों की ढेरी। मान लीजिए ये 1 के सिक्कों की ढेरी है, ये 2 के सिक्कों की ढेरी है, 3 के सिक्कों की ढेरी है। तो ये ढेरी जो है, ठीक है, एक सिक्का तो कहलाएगा थाइलेकॉइड, ठीक है, एक सिक्का कहलाएगा थाइलेकॉइड, और ये पूरा कहलाएगा ग्रेनम, राइट? और ये सब कहलाएंगे ग्रेना। आ गई बात समझ में? आ गई? ग्रेना और ग्रेनम क्या है? ठीक है, ग्रेना और ग्रेनम क्या है? जब आप एक सिक्कों की ढेरी की बात करोगे तो ये ग्रेनम हो जाएगी, जब सारे सिक्कों की ढेरों की बात करोगे तो ये ग्रेना हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अ से अनार, आ से आम, तो अ से आ बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर ग्रेना यानी कि प्लूरल, ये याद रखोगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? थाइलेकॉइड। ये क्या हो गया? एक सिक्के की ढेरी ग्रेनम, और बहुत सारी सिक्कों की ढेरी हो गई ग्रेना। ये क्या कहलाता है? ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने का काम करता है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली हम इसको बोलते हैं। क्लियर दैट? डन? आ गई बात समझ में? तो स्ट्रक्चर हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आईएमएस, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड की ढेरी ग्रेना, ग्रेनम बहुत सारी है तो ग्रेना, किससे जुड़ी हुई है? स्ट्रोमा लैमेली से। डन? आ गई बात समझ में? अब देखो, हमने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि मैम इसके पास तो राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, राइट? और इसके साथ ही साथ इसके पास क्या है? यहाँ बना देती हूँ, यही बना रही हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पर इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए भी प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? इसीलिए ये क्या कहलाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहलाती है। ये आ गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब देखो, हम बात करेंगे रिएक्शन सेंटर की, हम बात करेंगे ये हमारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की, LHC की बात करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से। अब हम जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं थाइलेकॉइड, ठीक है? एक थाइलेकॉइड के अंदर अपन चीजें देखेंगे। आ जाओ। ये थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये मैंने थाइलेकॉइड बनाया, लिख दूं यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने थाइलेकॉइड बनाया बच्चों, ठीक है? ये एक थाइलेकॉइड जो है अपन यहाँ पर बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? देखो, थाइलेकॉइड भी क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और बीच में जो खाली जगह दिख रही है तुम्हें, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको मैं कहती हूँ ल्यूमिन, इसको मैं कहती हूँ ल्यूमिन। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप बस देख लो कि यहाँ पर फोटो सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है? फोटो सिस्टम्स, ये लो, ये है PS सेकेंड और ये है अपना PS फर्स्ट। ये जो है बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये है हमारे फोटो सिस्टम, राइट? अब फोटो सिस्टम के बारे में हम बात करें, ठीक है? ये थाइलेकॉइड के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो सिस्टम क्या है, फिर हम पिगमेंट पे जाएंगे। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम किसके बने हुए होते हैं? फोटो सिस्टम में दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, और एक होता है हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम LHC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LHC, ठीक है? फोटो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? इट हैज 2 टाइप,
PS सेकेंड एंड PS वन। PS सेकेंड जो होता है उसका जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है, यहां मैं लिखूं ये होता है, PS सेकेंड की बात करूं तो 680, ठीक है। PS फर्स्ट की बात करूं तो ये होता है हमारा P700। यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया? फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, PS सेकेंड, PS फर्स्ट। किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। यदि मैं बात करूं रिएक्शन सेंटर, तो यहां पर जो वेवलेंथ है वो 680 है, किसमें? सेकंड में। और फर्स्ट की बात करूं तो वेवलेंथ कितनी रहेगी? 700 नैनोमीटर। यहां तक का समझ में आ गया? P680 और P700, यहां तक समझ में आ गया। अब हम ये बनाएं, फोटो सिस्टम हम बनाएं तो कैसा बनेगा? आ जाओ, देखो बच्चों, फोटो सिस्टम बनाना है हमें। राइट, ये हम फोटो सिस्टम बना रहे हैं। यहां पर इसकी हम बात करें तो ये है LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये जो बीच में दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं शील्ड पिगमेंट्स, ठीक है। इसी को हम एक और नाम देते हैं एंटीना, एंटीना पिगमेंट, और इसी को ही हम नाम देते हैं एसेसरी, एसेसरी पिगमेंट। राइट, क्या हुआ? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? शील्ड पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। कौन कौन से हैं हमारे? शील्ड पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट। और क्यों इनको नाम देते हैं, बात करते हैं। इसका नाम है ज़ैंथोफिल, इसका नाम है कैरेटिनॉइड, और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सॉरी बच्चों, ठीक है। ज़ैंथोफिल, कैरेटिनॉइड, क्लोरोफिल बी, ये क्या है? ये है हमारे LHC में पाए जाने वाले पिगमेंट्स, जिनको हम शील्ड पिगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं मैम शील्ड पिगमेंट? देखो बच्चों, यहां पर जब रिएक्शन सेंटर की बात करोगे तो आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए का डाइमर, ठीक है। डाइमर प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल ए का डाइमर प्रेजेंट होता है। अब यहां पर आप देखोगे, ठीक है, इससे बना देती हूं। अभी मैंने पिगमेंट्स को अलग अलग नहीं शो किया है, अभी मैं सिर्फ एक साथ बता रही हूं, है ना। ये ठीक है, अभी मैंने पिगमेंट्स को अलग अलग शो नहीं करा है। यहां पर क्या है बच्चों? ये LHC कॉम्प्लेक्स है, बीच में रिएक्शन सेंटर है। तो यहां पर जब सन चाचू आते हैं, ये लो, ये सन चाचू है, सन चाचू से इन्होंने क्या किया? लिया, लाइट एनर्जी पड़ी। जब इन पे लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये एनर्जी को लेते हैं और यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एनर्जी को ग्रहण करते हैं, एक्साइट होते हैं और क्लोरोफिल ए के पास में छोड़ देते हैं। अब मान लो कोई चीज सीधी क्लोरोफिल ए पे आए, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, किसमें? प्लांट्स में, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इतनी बार ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा क्लोरोफिल ए, चूंकि ये मेन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल ए है बच्चों, इसको मेन पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। यही है जो आगे क्या कहलाता है? जेड स्कीम चलाता है। तो मेन पिगमेंट इसको हम कहते हैं, राइट। यदि डायरेक्ट सनलाइट को ये कैप्चर करे और ये अपना रिएक्शन चलाए तो इसके डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। सोचने वाली बात है ना, डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो एसेसरी पिगमेंट है, क्योंकि मेन पिगमेंट ये है तो साइड वाले एसेसरी होंगे, तो ये क्या करेंगे? इसको प्रोटेक्शन का काम देंगे, और प्रोटेक्शन का काम देंगे, दैट मींस ये शील्ड पिगमेंट कहलाएंगे। एसेसरी क्यों कहलाएंगे? क्योंकि मेन पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल है, बाकी क्या होंगे? एसेसरी पिगमेंट होंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्प करेंगे। क्यों है ये एसेसरी पिगमेंट, ये भी बात करेंगे। अब
ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी, इनका अलग अलग कलर होता है जो अभी हम फर्दर बात करेंगे। पहले अभी हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। एंटीना पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, एंटीना पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, एंटीना क्या करता है, ठीक है, याद करो अपने घर में, ठीक है, पुराने समय में हमारे पास ऐसे टीवी होती थी, इस पे एंटीना लगा हुआ होता था। ऐसा किसका साइन है, एमजी का भी साइन है, राइट। यहाँ पर मैं एमजी लिख दूँ तो कैसा लगेगा, ठीक है, एमजी लिख दूँ, मिशन ज्ञान। अब ये जो टीवी है वो नहीं चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, या तो आपके टीवी के ऊपर ही एंटीना लगा हुआ है, या फिर हमारी छत पे कुछ इस तरीके से एंटीना लगा हुआ होता था। इसको हिलाने जाता था एक बंदा और एक बंदा नीचे होता था, वो कहता था अरे लाइट आ गई क्या, अच्छा टीवी सही चल गई क्या, हाँ या ना। एंटीना क्या कर रहा था, असल में उस प्रॉपर नेटवर्क को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा था, ताकि ये चीज़ें हमारी अच्छे से चल सके, हाँ या ना, आई बात समझ में। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, राइट, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इस लाइट को, ठीक है, इन फोटोन्स को अच्छे से कैरी करेंगे और इनको अच्छे से कैरी करके इसका फंक्शन चलाने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, एंटीना पिगमेंट। एनी डाउट हियर, इन तीनों नामों में कोई दिक्कत है कि क्यों हमने इसको शील्ड पिगमेंट बोला, एंटीना पिगमेंट बोला, या फिर हमने इसको एसेसरी पिगमेंट बोला। आगे बात समझ में। एलएससी किस में कौन कौन से पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड एंड क्लोरोफिल बी, डन। बीच में जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर डाइमर प्रेजेंट होता है, किसका, क्लोरोफिल ए का। ये तो नॉर्मल फोटो सिस्टम का मैंने डायग्राम बना के दिया है तुम्हें, ठीक है। PS1 और PS सेकंड में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई क्या, पक्का, चलो आगे। अब PS1 और PS सेकंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, PS1 और PS सेकंड में डिफरेंस क्या है, तो आ जाओ। जब हम बात करते हैं PS1 की, राइट, तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया है PS1, डिस्कवर्ड, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। PS1 में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंटली, राइट। और साथ ही साथ में मैं बोलूं, यदि ये डिपेंड है किस पे, ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन के लिए, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन विद PS सेकंड के साथ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट है। कैसा है ये, डिपेंडेंट साइक्लिक फॉर्म है ये। आ गई बात समझ में। PS1 में फर्स्ट डिस्कवर्ड होता है, इसलिए हमने इसको PS फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला, राइट। फिर ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्रिया करता है खुद से, इंडिपेंडेंटली, किसी के साथ में एसोसिएशन के साथ नहीं। लेकिन जब ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की करेगा, तो ये PS सेकंड के साथ एसोसिएट करेगा, तो ये डिपेंडेंट रिएक्शन हो गई। ये बात समझ में आ गई क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या PS1 में। अब देखो, एक और चीज हमें जो समझनी है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, यहां पर आपको पता है ये जो हमारे ग्रेना है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट में मेरे पास बहुत सारे मोमोज पड़े हुए हैं। मोमोज इस कुछ इस तरीके से मैं रख रही हूँ, ठीक है, मोमोज में कुछ इस तरीके से रख रही हूँ, ये लो मैंने मोमोज रखे। अब इस मोमोज पे तुम मियोनी डालो, ठीक है, इस मोमोज पे तुम मियोनी डालो, डाला, ये लो, ठीक है, ये तुमने मियोनी डाल दी, ठीक है, ये लो, ये मियोनी डाल दी। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, राइट, ये मियोनी डाल दी। तो अब तुम देख रहे हो कि जो बीच में मोमोज हैं उसके चारों तरफ चटनी है या मियोनी है, लेकिन मोमोज के अंदर चटनी नहीं गई क्योंकि पैक्ड है। गेट माई पॉइंट, ये पैक्ड है, तो ये जो हमारे मोमोज जिसको मैं कह रही हूं,
ये जो मोमोज हैं ये एक्चुअल में क्या है, थाइलेकॉइड, और ये जो चटनी जिसको मैं बोल रही हूं ये है स्ट्रोमा। ठीक है, अब सुनो बहुत अच्छे से, जो थाइलेकॉइड का पार्ट स्ट्रोमा से अटैच्ड है, ठीक है, स्ट्रोमा से कवर्ड है, उस वाले पार्ट को बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे अनअप्रेस्ड रीजन। और जहां पे ये स्ट्रोमा नहीं है, जहां पर ये स्ट्रोमा नहीं है उसको हम बोलेंगे अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, जहां पर ये चटनी नहीं गई है मोमोज में, या स्ट्रोमा अंदर तक नहीं गया है, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में तो नहीं गया ना थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा, अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, अप्रेस्ड और अनअप्रेस्ड रीजन समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहां पर क्या जुड़ी हुई होती है, ये स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ा हुआ होता है ना, स्ट्रोमा लैमेली, राइट। स्ट्रोमा लैमेली भी कैसा रीजन है, अनअप्रेस्ड रीजन है। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्यों बताया मैंने, ये भी सुनो। देखो हमारे पास दो रिएक्शन होगी है ना, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है, ये होता है अपने स्ट्रोमा लैमेली, राइट, स्ट्रोमा लैमेली। और जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है थाइलेकॉइड, राइट। तो थाइलेकॉइड कैसा रीजन है, अप्रेस्ड रीजन है। अंदर वाला तो कैसा है, अप्रेस्ड रीजन है ना, हाँ है ना, अप्रेस्ड रीजन है। देखो ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड है, और इसके बाहर, ठीक है, ये जो रीजन हो गया ये तो हो गया अनअप्रेस्ड, और ये रीजन हो गया अप्रेस्ड। अब याद रहेगा। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है वो होगी यहां पर अप्रेस्ड रीजन में, लेकिन जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा वो होगा हमारा अनअप्रेस्ड रीजन एज वेल एज अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है नीट में। और आप बोलो कि जो एम्स का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी रिएक्शन कौन से रीजन में होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर, डन। चलो, तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कहाँ गया अपना मैटर, हाँ। तो PS1 में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शन हो रही है, तो PS1 कहां पर होगा, अनअप्रेस्ड रीजन में भी होगा और अप्रेस्ड रीजन में भी होगा। ठीक है, दोनों में ही होगा। लेकिन PS सेकंड तो बच्चों लेटर डिस्कवर हुआ है, ठीक है, लेटर डिस्कवर हुआ इसलिए इसका नाम ये हुआ है। फिर हम बोलेंगे इसमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। और कहां पर प्रेजेंट होता है ये, बेसिकली कहां पर होगी ये रिएक्शन, अप्रेस्ड रीजन में। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या, डन, क्लियर चीज है। अब यहां पर एक और चीज, यहां का जो नंबर है 700 नैनोमीटर, मतलब इसका जो रिएक्शन सेंटर नंबर है, इसका जो रिएक्शन सेंटर नंबर है वो है P680, सॉरी, इसका जो रिएक्शन सेंटर नंबर है वो है P700 और इसका जो रिएक्शन सेंटर नंबर है वो है P680। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ये कहानी समझ में आ गई कि क्या क्या होता है। चलो अब हमारी NCERT क्या कहती है वो पढ़ लें एक बार।
photosynthetic organelle and pigments. A photosynthetic unit is the smallest group of pigment molecule which take part in photochemical act or conversion of light energy into chemical energy. क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट? कौन करता है? बहुत सारे फोटोसिंथेटिक यूनिट, पीएसयू का मतलब क्या है? जिसमें फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारा रिएक्शन सेंटर भी प्रेजेंट है, जिसमें हमारा एलएससी भी प्रेजेंट है और इसके साथ ही हमारे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है। ये सब मिलकर के क्या बनाता है? पीएसयू बनाता है, फोटो सिस्टम यूनिट, पीएसयू। इज दैट क्लियर? पिगमेंट प्रेजेंट है और साथ ही साथ रिएक्शन सेंटर और एलएससी प्रेजेंट है, और क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आ जाओ। It has a photocenter or reaction center which is fed by about 200 harvesting pigment molecule. 200 harvesting pigment molecule होते हैं। The photocenter consists of, हम क्या बता रहे हैं? photocenter यानी कि reaction center की बात हो रही है, ठीक है? Of a dimer of special chlorophyll A molecule P700 and P680, ठीक है? रिएक्शन सेंटर है, ये हार्वेस्टिंग सेंटर है, यहाँ पर डाइमर प्रेजेंट होगा। किसका? क्लोरोफिल ए का, ठीक है? डाइमर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सिंगल नहीं प्रेजेंट होता, राइट? द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो पिगमेंट्स है ये अपने आप में एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, राइट? इन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक यूनिट PSU occur in the form of two distinct groups, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं, कॉल्ड फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम, PS1 एंड PS2, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 2। डन? चलो। कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ रिएक्शन सेंटर। अब हम बोल रहे हैं फोटो सिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं? PS1 और PS2 में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो हम बोलेंगे रिएक्शन सेंटर है, एंटीना पिगमेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स क्यों? जब आप जेड स्कीम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक से दूसरे के पास जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्लोरोफिल ए है, ये ज़ैंथोफिल है, ये कैरोटिनॉइड है और ये हमारा रिएक्शन सेंटर है। तो ये जो लाइट है, इस लाइट से ये क्या हो गया? ये पिगमेंट एक्साइटेड हो गया। एक्साइट होने के बाद से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा और अल्टीमेटली ये इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल भी होने चाहिए। आर एसोसिएटेड मोस्टली नॉन कोवलेंटली विद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कैसे हुआ ये? यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है? हमारे पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या होता है? इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और ये एक्सट्रिंसिक होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों, ये है हमारा PS2 और ये है हमारा PS1। जब हम जाइड स्कीम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में लाइट रिएक्शन, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला क्या है? LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? जो अभी हमने पढ़ा पहले वही चीज अभी हम यहां देख रहे हैं। इन एडिशन थाइलेकॉइड ऑल्सो पजेस साइटोक्रोम B6F। ये क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, ठीक है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएगा, PS फर्स्ट में पहुंचेगा, तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे पास ये भी होने चाहिए। एंड कपलिंग फैक्टर ATP सिंथेस। क्यों? ATP भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए रिएक्शन को करने के लिए। PS1, अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है अपने PS1 और PS2 की। तो जो इंपॉर्टेंट बात है सुन लो, जो हमने पहले बात कर ली है। PS1 इज लोकेटेड ऑन बोथ नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकॉइड एज वेल एज स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, यानी कि ये अप्रेस्ड और अनअप्रेस्ड दोनों रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन? PS1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन होती है। PS हैज मोर क्लोरोफिल ए। PS1 के पास ज्यादा क्लोरोफिल ए होता है। फोटोसेंटर हैज अ डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कॉल्ड P700।
PS1 में क्या होगा रिएक्शन सेंटर P700. PS1 can carry on cyclic phosphorylation independently and non-phosphorylation coordination with PS2. डन. दोनों होगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होगा, लेकिन साइक्लिक जो होगा वो मतलब किसी पे भी डिपेंड रहेगी तो इंडिपेंडेंट रहेगी, और जो PS2 वाले के साथ रहेगी वो कौन सी रहेगी, नॉन साइक्लिक रहेगी. नाउ PS2 लोकेटेड इज द अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकॉइड. ये कहाँ पर रहेगा, PS2 की बात शुरू हो गई है, PS2 रहेगा अप्रेस्ड रीजन में, यानी कि बीच वाले पार्ट में. ये थाइलेकॉइड है, यहाँ पर आपको मिलेगा. ये हैज क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटेनॉइड. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कंटेंट्स आर इक्वल. ठीक है, PS2 के अंदर जितना क्लोरोफिल ए होगा उतना ही क्लोरोफिल बी होगा. कैरोटेनॉइड कंटेंट इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ PS1. और जो कैरोटेनॉइड का नंबर है वो ज्यादा रहेगा. देखो हमने बात करी PS1 में, तो PS1 में क्लोरोफिल ए क्या है, ज्यादा है. ठीक है, लेकिन PS2 की बात करें तो क्लोरोफिल ए इक्वल्स टू क्लोरोफिल बी. और यहाँ पे जो कैरोटेनॉइड है बच्चों, ठीक है, स्पेलिंग लिखते लिखते मेरे से हो जाती है गलती. कैरोटेनॉइड जो है, कैरोटेनॉइड यहाँ पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और यहाँ पर जो है कम होंगे. ये बात समझ में आ गई क्या. चलें आगे. फोटो सेंटर हैज अ डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज P680. तो PS2 में क्या होगा, P680 होगा. PS2 कैन ऑपरेट ओनली conjugation with PS1 and carry out non-cyclic photophosphorilation. PS2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, नॉन फॉस्फोराइलेशन अभिक्रिया होगी. डन. मैनी पिगमेंट, अब पिगमेंट की बात कर रहे हैं. मैनी पिगमेंट प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल. बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं. PSU photosynthetic unit present only on thylakoid membranes are made up of 250 to 400 molecule. 240 से 400 तक, या हम कहें 200 से 400 तक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको पार्क और बिगिंस ने क्या बोला है, क्वांटोसोम्स. क्या बोला है, क्वांटोसोम्स बोला है. डन. The PS2 located in the appraised region of granal thylakoid and PS1 is non-appraised region of grana and stroma thylakoid, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Stroma lamella and stroma thylakoid lack PS2 and enzyme NADP reductase. ये क्या होते हैं, ये NADP reductase क्या होता है, ये हम फर्दर बात करेंगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, डार्क एंड लाइट रिएक्शन. ये हमने पढ़ लिया कि जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसे प्रेजेंट होता है. अब हम देख रहे हैं पिगमेंट. देखो बच्चों, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है. चेंजेस कहाँ है, आ जाओ. ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का. कैसे बोला मैम, यहां पर जो आप देख रहे हो बच्चों, ये CH3 लगा होगा तो ये होगा क्लोरोफिल ए, और यदि इसकी जगह तुम CHO लगा दो तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल बी. याद रहेगी, यदि तुम CH3 देख रहे हो तो क्लोरोफिल ए, यदि तुम CHO देख रहे हो इसकी जगह तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल बी. डन. चलो, तो क्लोरोफिल ए की बात करें तो CH3 ग्रुप एट थर्ड एंड सेकंड पायरोल रिंग. पायरोल रिंग का क्या मतलब है, देखो 1 2, अच्छा कलर चेंज कर लो, 1 2 3 4, ये 4 पायरोल रिंग है. ठीक है, 4 पायरोल रिंग है, जिसमें सेकंड और थर्ड पायरोल रिंग पर CH3 तुम्हें प्रेजेंट मिलेगा. ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्लोरोफिल ए कहेंगे. ये 4 रिंग होती है, इसलिए इसको हम टेट्रा पायरोल भी कहते हैं. ये जो पार्ट है बच्चों, ये कहलाता है हेड, राइट. और ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, रुको, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये कहलाती है इसकी टेल. टेल है तो हमेशा क्या होगी, नॉन पोलर होगी. याद रखेंगे, नॉन पोलर होगी तो हाइड्रोफोबिक होगी. हाइड्रोफोबिक होगी तो लिपोफिलिक होगी. ये बात क्लियर. हेड की बात करें, हेड कैसा है, पोलर होगा. पोलर है तो हाइड्रोफिलिक होगा. हाइड्रोफिलिक है तो
लिपोफोबिक होगा। ये टर्म्स जो है बच्चों एक दूसरे के अगेंस्ट में होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कैसा है, पायरोल रिंग है, हेड है। ये क्या है, फाइटोल टेल है, ठीक है, फाइटोल टेल है। आ जाओ, डन, ये बात समझ में आ गई। क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप एट थर्ड एंड सेकंड पायरोल रिंग। नाउ क्लोरोफिल्स आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है बीच में, ये देख रहे हो आप, इसके बीच में सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सबका रोल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज Mg पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल। हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड फाइटोल टेल इज लिपोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक, जैसा कि मैंने बताया। क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन्स आर यूनिवर्सल पिगमेंट, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि मेन पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, विच आर फाउंड इन ऑल O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो उन सब में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, याद रखेंगे। डन। क्लोरोफिल आर सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल कहाँ पर सॉल्युबल रहते हैं ये भी पता होना चाहिए, कीटोन, ईथर एक्सेट्रा। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, जब हमने क्रोमेटोग्राम देखा, क्रोमेटोग्राफी की, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट्स ए सेपरेशन टेक्निक, उसमें हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को, प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने सेपरेट करने पर पाया, कलर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कलर्स पे, पिगमेंट के कलर्स पे, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है बच्चों, ये ब्राइट ब्लू और ग्रीन कलर होता है, सबसे डार्क कलर आपको यही दिखेगा। क्लोरोफिल बी ठीक है, क्लोरोफिल बी की हम बात करें तो येलो ग्रीन या ग्रास ग्रीन, यानी कि लाइट कलर में होगा। ज़ैंथोफिल येलो होता है, कैरोटेनॉइड येलो टू ऑरेंज होता है, गाजर आपने देखी है। डन। चलिए अब हम बात करें पार रीजन की, ठीक है। पार रीजन क्या है, पार रीजन बच्चों वो रीजन है जहां पर, ये पार रीजन की बात हो रही है, ये जो आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो रेनबो आपको दिखता है, ठीक है, जो रेनबो आपको दिखता है वो क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम ही तो होता है, हाँ या ना, राइट। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो ही पार रीजन है। पार रीजन का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, मतलब जहां पर फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन हो सकती है वहीं पर ही हम क्या करेंगे, पार देखेंगे। इधर हम बोल रहे हैं ये इंफ्रारेड है, राइट, ये हमें नहीं दिखती है। इधर हम देखें तो यूवी हमें नहीं दिखती, एक्सरे हमें नहीं दिखती। ये बात समझ में आ गई क्या? जब एक्सरे करवाने जाते हो कभी एक्सरेज देखी है क्या, यूवी रेज दिखती है क्या? नहीं ना, केवल ये आपको विबग्योर दिखेगा। रेनबो में भी आपको ये ही कलर दिखते हैं क्योंकि यही क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है और विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये बात समझ में आ गई? क्या लिख रहा है, और ये रेंज जो है बच्चों, ये रेंज जो है असल में 400 to 700 है, ठीक है, 400 to 700 नैनोमीटर। तो 400 to 700 नैनोमीटर लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, आल्सो नोन एज पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। डन। चलिए अब है स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं 3 ग्राफ, तीनों ग्राफ्स का अपना अपना एक मीनिंग है, अच्छे से समझ लो कि क्या मीनिंग है, राइट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करें, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो, रुको मैं कलर एक बार चेंज कर लेती हूं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो बच्चों एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि भाई किस पिगमेंट ने किस लाइट पे जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, कितने नैनोमीटर पे वो अपना पिगमेंट शो कर रहा है। तो आप देखोगे यहां पर ये वाला, ठीक है, एक हमारा ये है, एक पिगमेंट हमारा ये है और एक पिगमेंट हमारे पास
ये है, तो सबके नेम दे रखे हैं। जो ग्रीन वाला है क्लोरोफिल ए है, ये जो है ये वो क्लोरोफिल ए था, सॉरी ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है और ये कैरोटीनॉइड है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटीनॉइड, कि भाई कौन से नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्ब किया गया है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बताना चाह रहा है? अ ग्राफ शोइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, किस एनर्जी पर, ठीक है, एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंसेस, कितने वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। The absorption spectra of chlorophyll A and B show that maximum photosynthesis occurs blue, violet and red part of the light, जो हम नेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। क्या बताया? एक्शन स्पेक्ट्रम में। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, आप देखोगे पिछले ग्राफ में, ठीक है, पिछला ग्राफ याद है, क्योंकि अभी जब थर्ड ग्राफ आएगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यहां पर आप देखोगे बच्चों कि इस वाली लाइन पे और इस वाले पीक पर सबसे ज़्यादा पिगमेंट जो है हमें शो हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन शो हो रही है। ये क्या दिख रहा है? देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब इस वाले वेवलेंथ पे और इस वाले वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाईएस्ट है, बाकी पर नहीं है। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, लेकिन हाईएस्ट हमारे को दो पीक मिल रहे हैं। तो ये जो आपको ये ग्राफ शो कर रहा है, ये देख रहा है कि भाई ये जो वेवलेंथ है, कौन सी वेवलेंथ है? 400 और 700। इन दोनों वेवलेंथ में यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ज़्यादा मिल रही है। ये बात समझ में आ गई? सो द ग्राफिक कर्व हमें क्या बता रहा है? द रिलेटिव रेट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। कि अब उसका एक्शन क्या मिला हमें, कि हमें वेवलेंथ मिली, हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन क्या हुआ? उस लाइट को एब्जॉर्ब करने से हमें एक फोटोसिंथेसिस की हायर रेट मिला, कि इस वाले पॉइंट पे हमें फोटोसिंथेसिस की रेट को देखा जा रहा है हाईएस्ट पीक पे, राइट। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस corresponds closely to the absorption spectra of chlorophyll A and B, showing that the latter are the main photosynthetic pigment, right। अब आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है? अब देखो यहाँ पर दोनों ग्राफ जो हमने प्रीवियस ग्राफ पढ़े उनका दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो क्लोरोफिल है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल है। कौन सा? क्लोरोफिल ए, हो सकता है कलर ना दिख रहा हो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हाई है, यहाँ पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है। कौन शो कर रहा है? क्लोरोफिल ए। कौन शो कर रहा है? क्लोरोफिल ए। कहाँ पर शो कर रहा है? 400 पे, 700 पे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, ये सुनो, ठीक है। इससे हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मिला, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें कहाँ मिला? हमें मिला मैम 400 से 700 नैनोमीटर पर, ठीक है, 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर पे। किसके द्वारा ज्यादा मिला हमें पीक? क्लोरोफिल ए, और यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए। तो दैट मीन्स क्लोरोफिल ए इज अ मेन important pigment of photosynthesis। is that clear? आ गई बात समझ में कि क्या हमें शो कर रहा है ये ग्राफ, कि भाई जो हाई पीक ऑफ हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिला वहाँ पर क्लोरोफिल जो ए है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई क्लोरोफिल क्या है? मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। 10 क्लियर? चलो अब हम पढ़ेंगे इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। क्या होता है? यदि आप ग्राफ देखोगे बच्चों तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहां पर कहीं पर भी ये ड्रॉप नहीं हुआ। 400 वेवलेंथ से 700 वेवलेंथ में सिर्फ यहां पर कौन सी लाइट होती है? ठीक है, यहां पर रेड होती है,
रेड पे आकर के ये जो पीक है, जो ग्राफ है, यहाँ करके एंडिंग शो कर देगा, इस पॉइंट पे आकर के एंड हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। और इसको किसने बताया? इसको बताया इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया? इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो रॉबर्ट इमर्सन इन 1957 कंक्लूडेड दैट साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ लाइट शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है ये शॉर्टर टू लॉन्गर हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो रेट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है। दिस इज कॉल्ड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, कि भाई अप डाउन चल रहा है, ठीक है। पीक हमें सबसे हाईएस्ट यहाँ मिलेगी किस पे? रेड कलर पे। Emerson found a sharp reduction in the rate of photosynthesis when monochromatic light of more than 682 नैनोमीटर वेवलेंथ, यानी कि रेड रीजन स्पेक्ट्रम पे एकदम से जो पीक है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके का हमने स्पेक्ट्रम देखा, ये डाउन हो जाएगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर कौन सी लाइट है? रेड लाइट है। Was used alone, it is a called red drop। क्या बोलेंगे इसको? रेड ड्रॉप कहेंगे। डन, आ गई बात समझ में, चीजें क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, PS1 क्या है, PS2 क्या है, स्पेक्ट्रम्स क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, दोनों का जो हमने कंपैरिजन अकाउंट निकाला वो हमें क्या बताता है, रेड ड्रॉप क्या है, या हम बोले इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या होती है। डन, तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक थैंक यू।